तो वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम भूपेंद्र है और आज हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे। एक बार समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है। समझेंगे कि डेमोक्रेसी के पार्ट्स कितने होते हैं, कितने टाइप की डेमोक्रेसी होती है और इंडिया में किस तरीके की डेमोक्रेसी चलती है। बेसिकली समझ लो डेमोक्रेसी होती क्या है। डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूल, यानी जहां पर आम जनता का रूल हो, यानी पीपल्स का रूल हो, उस सिस्टम को हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन दी है अब्राहम लिंकन साहब ने। और अब्राहम लिंकन ने क्या बोला है डेमोक्रेसी के बारे में, दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब ये सुनने में बड़ी इंप्रेसिव लगती है, लेकिन इसका जो मीनिंग है और भी ज्यादा डेप्थ में चला जाता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल का मतलब हो गया कि जो भी लोग सरकार में बैठे हैं, जो भी लोग सरकार बना रहे हैं, वो कौन है? वो आम व्यक्ति हैं। वो आम व्यक्तियों से आए हैं, आम जनता से आए हैं उठकर। ठीक है, वो कहीं से भी नॉमिनेटेड नहीं है, वो कहीं से भी प्रिविलेज क्लास के लोग नहीं है। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा बन रहा है और मंत्री का बेटा मंत्री बन रहा है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कहाँ से लोग आए हैं? सरकार कौन चला रहे हैं? आम व्यक्ति चला रहा है सरकार। बाय द पीपल, यानी इन लोगों को भेजने का काम किसने किया है? आम लोगों ने ही किया है, यानी आम जनता ने ही किया है। जैसे कैसे कर सकते हैं? इलेक्शन के जरिए। तो ये जो फ्रेज है ये हमको इलेक्शन के बारे में बताता है कि जो सरकार चुनी गई है, जो सरकार चल रही है, वो चुनी हुई सरकार है और उसे आम जनता ने भेजा है। ठीक है। फॉर द पीपल, फॉर द पीपल का मतलब हो गया कि जो सरकार काम करेगी उसका सिर्फ एक ही मोटिव रहेगा, दैट इज वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ पीपल्स। तो आम जनता के लिए ही काम करना है, उसके वेलफेयर के लिए काम करना है और उसके एस्पिरेशंस को ही फुलफिल करना है। यहाँ पर ये बातें बताता है ये फ्रेज हमारा। तो अब्राहम लिंकन की ये डेफिनेशन रहती है। बाकी बात करते हैं कि डेमोक्रेसी है कितने प्रकार की होती है। तो डेमोक्रेसी हमारी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें जो जनता है, ठीक है, कॉमन पीपल हैं, वो डायरेक्ट डिसीजन ले पा रहे हैं। अगर ऐसी कोई व्यवस्था है तो उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इस लिहाज से जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के पार्ट्स हैं, ये चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये चार इंस्ट्रूमेंट हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एक्सेस करने के या प्रैक्टिस करने के। जैसे हम रेफरेंडम है, जैसे रेफरेंडम है। रेफरेंडम क्या बोलता है? रेफरेंडम इनिशिएटिव, प्लेबिसाइट, रिकॉल। ठीक है, रेफरेंडम क्या बोलता है कि अगर सरकार कोई डिसीजन लेना चाहती है, सरकार कोई निर्णय लेना चाहती है, लेकिन वो खुद नहीं लेना चाहती, उसके सफल होने या असफल होने की जिम्मेदारी सरकार खुद नहीं लेना चाहती है, या जिसमें आम जनता जिसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है, तो सरकार जाएगी लोगों के पास और बोलेगी कि साहब ये मसला है, इस पर हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप डिसीजन ले लीजिए। ठीक है, तो अगर आम व्यक्ति डिसीजन ले रहा है और सरकार जाती है पूछने कि भाई बताइए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे में जो वोटिंग होगी उसे बोला जाएगा रेफरेंडम। रेफरेंडम में क्या होता है कि सरकार जाती है आम जनता के पास अपना ओपिनियन मांगने। ठीक है, और जब ओपिनियन आम जनता देती है तो उसे रेफरेंडम बोला जाता है। और ऐसा एक बार हो चुका है। कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में हुआ है। रिसेंटली 2019 से 20 में हुआ था। क्या हुआ था कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहता था, लेकिन वो आम जनता से भी ये पूछना चाहता था। तो आम जनता से पूछने के लिए वो जाते हैं जनता के पास और बोलते हैं कि बताइए हमें यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहिए या नहीं। ठीक है, और यहाँ पे जनता वोट करती है कि हमें यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना चाहिए। दैट इज रेफरेंडम। इनिशिएटिव क्या है? इनिशिएटिव में सरकार नहीं जाती है आम जनता के पास, बल्कि आम जनता जाती है सरकार के पास और बोलती है कि साहब हमें इस मैटर पर हमें एक नियम चाहिए, एक लॉ चाहिए। ठीक है, जब लोग जाते हैं सरकार के पास और किसी एक मैटर पर, किसी मैटर पर लेजिस्लेशन की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, बोलते हैं कि सरकार हमको ये नियम बना कर दो। ठीक है, ये नियम बना कर दो। तो अगर ऐसा सरकार के पास जाकर लोग बोलते हैं तो ऐसे को हम बोलते हैं इनिशिएटिव। हालांकि ऐसा इनिशिएटिव इंडिया में लेने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया था। कैसे? जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चल रहा था, जिन अन्ना हजारे जब आंदोलन पर बैठे थे, तो इसमें बोला गया था कि साहब हमको लोकपाल बिल चाहिए। ठीक है, और आम जनता ने मांग की थी सरकार से कि हमें लोकपाल बिल बनाकर दो। हालांकि प्योरली इनिशिएटिव नहीं बोला जाएगा, लेकिन हाँ कुछ कुछ इंडिया में ऐसा प्रैक्टिस हो चुका है। प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि इस एरिया के लोग
क्या कहलाना चाहते हैं अपनी जगह को। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में अगर हम बात करें तो कश्मीर एक मुद्दा है। कश्मीर को लेकर एक बड़ा मसला चलता है जिसमें बोला जाता है कि कश्मीर के लोग आज़ाद रहना चाहते हैं या ये इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। ये डिसाइड कौन करेगा? कश्मीर के लोग करेंगे। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, राजा हरि सिंह ने जब ये साइन किया था, तब इसमें ये बोला था कि देखो मैं राजा भले ही हूँ, लेकिन मैं डिसाइड नहीं करूँगा कि जो कश्मीर है ये लोग कहाँ जाना चाहते हैं, इंडिया में रहना चाहते हैं या ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ये कौन डिसाइड करेगा? आम जनता तय करेगी। ठीक है, हमने इन हरि सिंह की बात को मान लेते हैं और बोलते हैं कि जब भी सिचुएशन नॉर्मल होगी हम प्लेबिसाइड कंडक्ट कराएंगे। अब क्या होता है कि यहाँ के लोग मांग करते हैं कि हमारे लिए प्लेबिसाइड कंडक्ट कराइए, प्लेबिसाइड कंडक्ट कराइए, लेकिन हम कंडक्ट नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते हैं? उसके पीछे कई कारण हैं। कारण कुछ वाजिब भी, बहुत बहुत वाजिब कारण भी हैं हमारे पास कि वहाँ की जो डेमोग्राफी है पूरी तरीके से चेंज हो गई है, ओपिनियन काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस रहते हैं, जब वो अलग मैटर है। ठीक है, फिलहाल हम ये बात करते हैं कि जब भी प्लेबिसाइड अरेंज होता है, जब भी प्लेबिसाइड कंडक्ट किया जाता है, तो वहाँ के लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं या वो किसी कंट्री में मर्ज होना चाहते हैं। जैसे अभी हम बात करें तो रशिया ने जब यूक्रेन पे हमला किया था, तो डोमेस्टिक रीजन है जहाँ पर प्लेबिसाइड जैसा कुछ कंडक्ट कराने की कोशिश की गई थी। हालांकि उसे रेफरेंडम बोला गया था, लेकिन वहाँ के लोगों ने डिसाइड किया था कि वो रशिया में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, रशिया में विलय कराना चाहते हैं या वो यूक्रेन के साथ रहना चाहते हैं। तो बेसिकली प्लेबिसाइड क्या है कि किसी कोई एक टेरिटरी डिस्प्यूट है, तो उस टेरिटरी पर रहने वाले लोग डिसाइड करेंगे कि उस टेरिटरी का क्या करना है, कि वो इंडिया में शामिल होना है या इंडिपेंडेंट रहना है। रिकॉल, रिकॉल ऑप्शन हमारा इस्तेमाल तब होता है जब हमने कोई सरकार भेज रखी है, सरकार बना रखी है और उस सरकार को कुछ जिम्मेदारी दे रखी है, सरकार को कुछ काम बता रखे हैं और सरकार अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पा रही है, हमने जिस उम्मीद के साथ उन्हें भेजा था वो उम्मीदों पर खड़ी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में हम सरकार को 5 साल तक राज करने की अनुमति नहीं देना चाहते, हम सरकार को बीच में ही बुला सकते हैं। ठीक है, हम सरकार को बीच में ही बुला सकते हैं। अब क्या है कि सरकार को कभी बीच में बुलाया नहीं गया। ठीक है, इंडिया में तो कभी ये इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ कंट्री ऐसे हैं जो छोटे छोटे कंट्री हैं, जैसे स्विट्जरलैंड है, तो ऐसी कंट्रीज में रिकॉल का ऑप्शन होता है। लोग बीच में चाह के सरकार को बोल सकते हैं कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, चले आओ। ठीक है, घर चले आओ, यूपीएससी तुम्हारे बस की नहीं है। तो यहाँ पर रिकॉल किया जा सकता है। इंडिया में नहीं किया जा सकता है क्योंकि इंडिया में एक बार इलेक्शन करा पाना बड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए यहाँ पर रिकॉल वाला ऑप्शन इतना कारगर नहीं सिद्ध होता है। बाकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम ये बोल सकते हैं कि जिसमें आम जनता डायरेक्ट डिसीजन ना ले, बल्कि डिसीजन कौन ले? जनता के द्वारा चुना गया रिप्रेजेंटेटिव, वो रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेता है, इसलिए इसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो कि इंडिया और ब्रिटेन में इस्तेमाल में होती है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो कि हमारी यूएसए में इस्तेमाल में होती है। तो ये हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारे लिए इतना ही रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो फिर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।